हेलो क्लास 10th के बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका स्कोप क्लासेस में। बच्चों, हमारा 10th का सिविक्स का सीरीज चल रहा था और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए प्रॉपर तरीके से, ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी बनी रहे। आज हम लोग का ये सीरीज़ में दूसरे चैप्टर में ये हमारा दूसरा लेक्चर होने जाने वाला है। और फर्स्ट लेक्चर के दौरान हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए थे बच्चों, वो कहाँ तक किया था, हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, है ना, कि फेडरलिज्म इंडिया में किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। राइट नाउ अब देखो, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कंट्री का कल्चरल डाइवर्सिटी है या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है या रिलीजियस डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, हर तरह के डाइवर्सिटी को हमको कंट्री के अंदर एकोमोडेट करके रखना है ना, किसी को नाराज़ नहीं करना है। अगर हम कंट्री के अंदर जो अलग अलग, है ना, सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग सेक्शन है, अगर हम उनके एस्पिरेशन को पूरा नहीं करेंगे, उनकी जो डिमांड है अगर उसको पूरा नहीं करेंगे, राइट, तो ये हो सकता है कि वो आगे चल के वो हमारे कंट्री से एलिनिएटेड फील करने लगे, है ना, उनको ये महसूस होना स्टार्ट हो जाए कि इस कंट्री में उनकी इम्पोर्टेंस कम है। तो जब लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है ना बच्चों कि कहीं पे उनका इम्पोर्टेंस कम है या उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है या उनके एस्पिरेशंस को रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, तो इन लोगों में एलिनिएशन का भावना जग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फैमिली का हिस्सा हो तो आपको भी ये इच्छा करता होगा ना कि फैमिली आपको इम्पोर्टेंस दे, फैमिली आपकी बात सुने, है ना, फैमिली आपको सपोर्ट करे, मम्मी पापा आपको प्यार करें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को फैमिली से ये सारी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो बच्चा, वो व्यक्ति फैमिली से धीरे धीरे एलिनिएट हो जाता है ना, राइट। ठीक उसी तरह अगर हमको अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, रीजनल डाइवर्सिटी को, है ना, रिलीजियस डाइवर्सिटी को अगर एक साथ एकोमोडेट करके रखना है और फेडरलिज्म को अच्छी तरीके से रन करना है कंट्री के अंदर, फेडरल प्रिंसिपल को अच्छी तरह से चलाना है कंट्री के अंदर, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोगों ने बना दिया, ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, यानी इक्वलिटी की बात करता है। तो अगर आप लोगों में इक्वलिटी स्प्रेड ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का होने का फ़ायदा ही क्या है, राइट। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से अगर आप ये सोच रहे हो कि जो फेडरल प्रिंसिपल है वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा, तो ये तो गलत है सोचना, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा तब तक तो वो तो सिर्फ किताब में लिखी हुई बातें रह जाएंगी। गेटिंग द पॉइंट। तो ग्राउंड लेवल पे फेडरल प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया गया है हमारे कंट्री में, वो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, वो कौन कौन से डिफ़िकल्ट डिसीजन लिए गए हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, ताकि फेडरलिज्म को अच्छे तरीके से हमारा कंट्री अडॉप्ट कर पाए और उसको अच्छे तरीके से रन कर पाए। तो उस डायरेक्शन में सबसे पहला जो स्टेप है बच्चों, वो लिया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करने का स्टेप, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को क्रिएट करना, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं व्हाट, लिंग्विस्टिक स्टेट। गेटिंग द पॉइंट। तो लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट को क्रिएट करना, राइट। देखो, अगर आप अपने कंट्री में देखोगे तो अलग अलग जो रीजन है वहाँ पे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। इन द नॉर्थ ईस्ट साइड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, इन द ईस्टर्न साइड दे स्पीक different language. For example, in Bengal, which lie in the east of the country, there the people used to speak Bengali language. In the southern state, the people used to speak different language. For example, Tamil, for example, Telugu, Kannada, है ना, Malayalam. These are the different languages spoke by the people, right, in different part of the country. So, the people of these linguistic geographical area, है ना, दे डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएट करने का डिमांड सबसे पहले कहाँ उठा, सबसे पहले उठा मद्रास प्रोविंस में। कहाँ उठा बच्चों, मद्रास प्रोविंस में सबसे पहले डिमांड यहाँ पे उठा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएट किया जाना चाहिए, ठीक है।
नौ, मद्रास प्रोविंस में क्या है बच्चों कि जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे तमिल, ठीक है, तेलुगु, ठीक है। तो मद्रास प्रोविंस के जो लोग हुआ करते थे दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, राइट। सो जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है दे डिमांडेड फॉर अ विशाल आंध्रा, सो दे स्टार्टेड विशाल आंध्रा मूवमेंट कि हमको एक अपना स्टेट बना के दे दो जो लिंग्विस्टिक स्टेट होगा और उस स्टेट में सारे लोग क्या बोल रहे होंगे, तेलुगु लैंग्वेज को बोल रहे होंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट, गेटिंग द पॉइंट, कि हमको तमिल स्पीकिंग पीपल से अलग कर दो, ठीक है। सपोज दिस इज मद्रास, तो मद्रास को आप क्या कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इधर तमिल बोलने वाले लोग रह जाएंगे, इधर तेलुगु बोलने वाले लोग रह जाएंगे, है ना। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, स्टेट को तोड़ना, स्टेट को सेपरेट करना, राइट। जब तक स्टेट को हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे, डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये दो, है ना, दो अलग अलग कम्युनिटी है जो अलग अलग लैंग्वेज बोल रही है, ठीक है, उसको फिर हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि एक पर्टिकुलर स्टेट जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम तोड़ के, है ना, एक ऐसा स्टेट को क्रिएट करें जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट हो, क्योंकि इसी चीज का डिमांड हो रहा था कहाँ, मद्रास प्रोविंस के अंदर विशाल आंध्रा मूवमेंट चल रहा था। नाउ श्री राम अल्लू जो थे ही वाज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, है ना, ही वाज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे, राइट, श्री राम अल्लू। उन्होंने इस मूवमेंट को जारी करते हुए, इस मूवमेंट को चलाते हुए 56 डेज का फास्ट रखा, 56 डेज ही वॉज ऑन फास्टिंग, राइट, कि अगर आप हमको लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं दोगे तो हम भूख हड़ताल पे उतर रहे हैं, ठीक है। 56 डेज के फास्ट के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और मद्रास में इनकी मृत्यु के बाद जो मूवमेंट है वो एक वायलेंट रूप लेने लगता है, लोग जगह जगह पे वायलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ इन सारी चीज़ों को देख के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मजबूर हो जाती है कि अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट को क्रिएट किया जाना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर क्यों हो रही थी, इसके बावजूद भी कि वो आज़ादी से पहले वो इस बात को रखती थी कि आज़ादी के बाद वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को क्रिएट करेंगे। 1920s में, ठीक है, कांग्रेस का जो नागपुर सेशन था उसके बाद से जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन थी अलग अलग रीजन में वो लिंग्विस्टिक बेस पे बनने लगी थी। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उनका यही सोच था कि आज़ादी के बाद हम स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट करेंगे। ये एक प्रॉमिस था जो कांग्रेस पार्टी को पावर में आने के बाद, आज़ादी के बाद उनको फुलफिल करना था। लेकिन कांग्रेस पार्टी डर रही थी कि अगर लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट को क्रिएट किया जाता है तो हो सकता है हमारा देश टूट जाएगा, हो सकता है हमारा देश डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कि आपने श्रीलंका के केस में देखा था, जो दो मेजोरिटी ग्रुप थी, एक सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन था जो सिन्हालास बोलते थे, 74% ऑफ द श्रीलंकन वेर सिन्हालास पीपल, राइट, वो अलग लैंग्वेज बोल रहे थे, और 18% वेर तमिलियंस जो तमिल लैंग्वेज बोल रहे थे। आपने देखा कि इनके बीच एलिनिएशन हुआ क्योंकि लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थी। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के कारण इन्होंने सेपरेट तमिल एलम की डिमांड रख दी तमिलियंस ने, यानी देश को तोड़ो, एक सेपरेट स्टेट बना के हमको दो और उसमें हमको ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, यानी देश के डिसइंटीग्रेशन तक बात आ गई थी। अब देश का डिसइंटीग्रेशन किस कारण से, कि लैंग्वेज अलग अलग है, इस कारण से देश टूट जाए, देश बिखर जाए, क्योंकि डिमांड हो रही है कि अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए जो पूरा ऑटोनोमस होना चाहिए। अगर इंडिया में भी यही चीज किया जाता तो क्या होता, है ना, इंडिया में भी अलग अलग सेपरेट स्टेट बना दिया जाता लिंग्विस्टिक लाइंस पे, तो हो सकता है बाद में चल के ये स्टेट ऑटोनॉमी का डिमांड करने लगती, ये स्टेट एक सेपरेट कंट्री का डिमांड करने लगते कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, हम लोग एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, हम अपना गवर्नेंस खुद से चला लेंगे। तो इसी बात से डर रही थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हाल ही में उनको पार्टीशन देखना पड़ा है, तो पार्टीशन का दर्द अभी उनके मन में था।
और वो डर रही थी कि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को क्रिएट किया जाए तो हो सकता है ये दर्द और बढ़ जाए, है ना, जो कंट्री है वो लिंग्विस्टिक लाइन पे बिखर जाए, टूट जाए। इसलिए वो लिंग्विस्टिक लाइन पे स्टेट को क्रिएट करने क्या नहीं सोच रहे थे, उनके मन में डर था कि देश इससे टूट सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब डिमांड बहुत तेज हो गई मद्रास के अंदर, जब श्री राम अल्लू 56 डेज के फास्ट के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है और ये जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट रूप ले लेता है, ये जो डिमांड है वो लोगों की और तेज हो जाती है, तो सरकार को मजबूरी में लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करना पड़ता है। जो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाता है बच्चों, वो आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है, जहां तेलुगु स्पीकिंग लोग क्या करेंगे, रिसाइड करेंगे। नाउ इस इवेंट के बाद, यानी जब आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट कर दिया गया, तो देयर वर मेनी रीजन इन द कंट्री वेयर द पीपल यूज टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। नाउ उन रीजन में भी डिमांड उठना स्टार्ट हो गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को क्रिएट किया जाना चाहिए, उनका भी डिमांड सामने आने लगा। अब गवर्नमेंट को मजबूरन एक कमीशन को बनाना पड़ा, एक कमीशन फॉर्म करना पड़ा, है ना। कमीशन को काम क्या दिया गया कि आप ये बात को बताओ कि इस वाकई में लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर स्टेट को क्रिएट किया जाए, ठीक है, तो क्या हमारा देश डिसइंटीग्रेट नहीं होगा? क्योंकि पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनके मन में यही बात था ना, डर, यही तो डर था। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन होता है, ठीक है, बनाया जाता है, फॉर्मेशन होता है 1953 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन होता है कब बच्चों? 1953 में। नो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से सरकार जो है वो एक्सपेक्ट क्या कर रही थी कि ये हमको क्या सौंपेंगे, एक डाटा सौंपेंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को क्रिएट किया जाना चाहिए या क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। नो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, है ना, अपने इन्वेस्टिगेशन को या अपने सर्वे को जब सरकार को सौंपा, तो उसमें ये बात कहा इन्होंने कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को क्रिएट किया जाना चाहिए। ना इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से सरकार ने 1956 में एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम क्या है बच्चों? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब देखो कि आपके पीपीटी के अंदर क्या है, पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, है ना। लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करने का रीज़न क्या था? ये रीज़न था कि सरकार चाह रही थी कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो सेम स्टेट के अंदर रहे। सरकार की मजबूरी भी थी क्योंकि अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। देखो जो क्रिएशन है लिंग्विस्टिक स्टेट का, ये पहला मेजर टेस्ट था, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था कि क्या हमारे कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि जो लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं, जो लोगों का डिमांड होता है, ठीक है, उसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहता है कि हम उसको फुलफिल करें, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी की। अगर हम लोग लोगों को इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को परफॉर्म नहीं कर रहे, कैरी आउट नहीं कर पा रहे। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अगर हमको कैरी आउट करना है तो लोगों के एस्पिरेशन, लोगों के डिमांड, राइट, लोगों का विल जो है उसको हमको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। ये देखते हुए कि उससे देश को नुकसान ना हो जाए, ये भी ध्यान में रखना है कि लोग जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं, अगर हर चीज़ को फुलफिल किया गया और ऐसी चीज़ को भी सरकार फुलफिल करने का कोशिश कर रही है जिससे देश को नुकसान हो जाए, तो ऐसे डिमांड को हमको फिर फुलफिल नहीं करना है। वैसे डिमांड को ही लेके चलना है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर जिसमें देश को नुकसान ना पहुंचे और सारे लोग एकोमोडेट होकर रहें देश के अंदर, सारे लोग इक्वालिटी को एंजॉय करें देश के अंदर। नाउ लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को क्रिएट करना ही एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, राइट, क्योंकि इक्वल बेसिस पे स्टेट को क्रिएट करना लिंग्विस्टिक लाइन पे ये इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ डेमोक्रेटिक व्हाट प्रैक्टिस। तो इस चीज को करके, लिंग्विस्टिक स्टेट को क्रिएट करके हमारा कंट्री ये साबित कर दिया कि हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अपने कंट्री में अच्छे तरीके से रन कर पा रहे हैं, राइट। नाउ सम स्टेट वेर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लेकिन कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाया गया बच्चों।
कुछ स्टेट को क्रिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एक कल्चर फॉलो करने वाले लोग एक जगह पे, एथनिसिटी के बेसिस पे और ज्योग्राफी के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट किए गए हैं, राइट। सारे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक आधार पे क्रिएट नहीं किया गया। नाउ कल्चर के, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के हिसाब से जो स्टेट्स क्रिएट किए गए हैं बच्चों, वो याद रखना है आप लोग को, नागालैंड है, उत्तराखंड है एंड झारखंड है। गॉट द पॉइंट? यस। नाउ सम नेशनल लीडर फियर्ड, देखो कुछ नेशनल लीडर को डर क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। अगर लिंग्विस्टिक लाइन पे हम लोग स्टेट को क्रिएट कर दें तो ये कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर देगा, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग अगर एक स्टेट में रहेंगे तो दूसरे स्टेट्स के लोगों के साथ उनका इंट्रैक्शन कम होगा। जब इंट्रैक्शन कम होगा तो एलिनिएशन ज़्यादा होगा। मान लो कि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, जिनका अपना लैंग्वेज अलग है। जैसे कोई बंगाली है, कोई बिहारी लैंग्वेज बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास के अंदर हैं जो अलग अलग लैंग्वेज को बोल रहे हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस वो लोग एक साथ क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, एक साथ वो लोग क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और सारे बच्चों का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है। तो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस होने के बाद भी हमको यहाँ पे यूनिटी दिख रहा है। लेकिन अलग अलग क्लास अगर हम क्रिएट कर दें लिंग्विस्टिक लाइन पे कि तमिल बोलने वाले बच्चा सेक्शन ए में, तेलुगु बोलने वाले बच्चे सेक्शन बी में, बंगाली बोलने वाले बच्चे सेक्शन सी में, तो ऐसे जो अलग अलग सेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं लिंग्विस्टिक लाइन पे, हो सकता है कि हमारा स्कूल टूट के बिखर जाए, ये बच्चे आपस में झगड़ा करना स्टार्ट कर दें कि वो बंगाली है, वो तेलुगु है, वो तमिल है, राइट। तो डर क्या है कि देश डिसइंटीग्रेट हो सकता है अगर हम कंट्री के अंदर लिंग्विस्टिक लाइन पे स्टेट को क्रिएट करते हैं। तो यही डर था ना पॉलिटिकल लीडर को हमारे कंट्री में। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, कुछ समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को क्रिएट किया जाए। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लिंग्विस्टिक स्टेट पे स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को क्रिएट कर दिया गया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको ये दिखा कंट्री के अंदर कि लिंग्विस्टिक लाइन पे स्टेट को क्रिएट किया जाना ये हमारा गलत डिसीजन नहीं था, ये हमारा सही डिसीजन था, क्योंकि इससे कंट्री के अंदर यूनिटी और स्ट्रांग हुआ है। तो हमको ये पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला, राइट। इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और ये पॉसिबल हो पाया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुचारू तरीके से हम चला सकते हैं, अच्छी तरीके से चला सकते हैं। एक तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी एक जगह पे रह रही है अगर, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे लिंग्विस्टिक लाइन पे। गेटिंग द पॉइंट? नाउ आगे देखिए, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है हमारे कंट्री का, है ना। अगर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना है तो हम बोले ना डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, डाइवर्सिटी का जो विल है, जो एस्पिरेशन है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वो किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड नहीं करता है, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड नहीं करता है, और ये फेडरलिज्म का वन ऑफ द मेरिट है ना। क्या हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है? आंसर इज नो। हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी क्या है बच्चों? हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। दोनों लैंग्वेज यूज होते हैं ऑफिसेस के अंदर, या पार्लियामेंट के अंदर, या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, राइट। हिंदी के अलावा देयर आर 21, यहाँ ध्यान रखना बच्चों, अब ये बढ़ के हो गया है 22, लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी में 21 है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 21 ही एग्जाम में लिखेंगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी में चेंजेस आती है, नई एनसीईआरटी में अगर ये आपको 21 के जगह 22 दिखाई दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब 21 लैंग्वेज नहीं है, अब इस बढ़ के कितना हो गया है? 22 लैंग्वेज। शुरुआत में ये 14 लैंग्वेज हुआ करता था, 14 लैंग्वेज बढ़ के 21 हुआ, फिर बढ़ के 22 हो गया। नाउ ये आपको जो लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल लैंग्वेज,
ये शेड्यूल लैंग्वेज आपको शेड्यूल 8 में देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। शेड्यूल 8 के अंदर 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज बताया गया है। और ये शेड्यूल लैंग्वेज क्यों क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 12 शेड्यूल्स, राइट। उसमें से एक शेड्यूल है शेड्यूल 8, और उसमें क्या मेंशन किया गया, ये 22 लैंग्वेज को मेंशन किया गया है कि इस लैंग्वेज में ही जो विद्यार्थी है वो अपना एग्जाम लिख सकता है। ठीक है, ये शेड्यूल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट होंगे। अगर किसी व्यक्ति को तमिल लैंग्वेज में एग्जाम लिखना है तो वो लिख सकता है, तेलुगु लैंग्वेज में एग्जाम लिखना है तो वो बेशक लिख सकता है, हिंदी में लिखना है लिख सकता है, संस्कृत में लिखना है लिख सकता है, राइट। सो देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो एक कैंडिडेट इन 22 लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज को ऑप्ट करके वो अपना एग्जाम दे सकता है। स्टेट टू हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है ना। जैसे बंगाल में ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली हो सकता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे बाबू जो इस लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो ये दोनों लैंग्वेज में काम होती है सेंट्रल लेवल पे, राइट। जैसे श्रीलंका के अंदर देखा थे ना हम लोग कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और डिसरिगार्ड कर दिया था, किसको, तमिलियन को, तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया गया था। तो उसके कारण प्रोटेस्ट हुए थे ना श्रीलंका में। तो इंडिया में भी अगर हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता तो यहाँ भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते, और प्रोटेस्ट एक्चुअली में हुए भी इंडिया के अंदर। नाउ देखो, द लीडर ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी, है ना। बहुत ही सावधानी से हमारे लीडर ने हिंदी को स्प्रेड करने का सोचा कि हिंदी को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। हमारे संविधान के अनुसार इंग्लिश जो था वो ऑफिशियल पर्पस के लिए कब तक यूज होना था, 1965 तक। 1965 से ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहता क्या, इंग्लिश। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा था कि इंग्लिश को हम लोग 1965 तक ही कंटिन्यू रखेंगे, 1965 से इंग्लिश को हम लोग धीरे धीरे बंद कर देंगे, इंग्लिश को स्टॉप कर देंगे, वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगा, सिर्फ हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। लेकिन जो बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे, ठीक है, वो डिमांड किए कि भैया इंग्लिश को यूज किया जाना चाहिए क्योंकि हम हिंदी में काम नहीं कर सकते, हमको हिंदी समझ में नहीं आता है। अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी बना दीजिएगा तो फिर साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ के लोगों को हिंदी प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, वो फिर काम कैसे कर पाएंगे, राइट। तो डिमांड उठने लगा कि इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू किया जाना चाहिए, जो हमारा संविधान बोल रहा था कि 1965 से ये बंद हो जाएगा, 1965 से ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टॉक अ वायलेंट फॉर्म, तमिलनाडु के अंदर ये जो मूवमेंट है वो वायलेंट फॉर्म ले लेता है। ये लोग डिमांड करते हैं कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रहने दो क्योंकि हमको इंग्लिश में काम करना आता है, हमको हिंदी में काम करना नहीं आता है, हमको तमिल में काम करने आता है, तेलुगु में काम करने आता है, हमको हिंदी में काम करने नहीं आता है, राइट। क्योंकि हिंदी हमारा लैंग्वेज नहीं है, साउथ का लैंग्वेज नहीं है, गेटिंग द पॉइंट। तो डिमांड उठने लगा कि इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, और तमिलनाडु के अंदर ये डिमांड इतनी तेजी से उठा कि वहां वायलेंट फॉर्म ले लिया, राइट। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर यहाँ मजबूर नहीं हुई। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर इसलिए होती है ना क्योंकि वो देश को टूटता हुआ नहीं देख सकती है ना, देश को डिसइंटीग्रेट होता हुआ नहीं देख सकती है, राइट। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आई और रिस्पॉन्ड की कि भैया चलो ठीक है, आप लोग का ही बात सुना जाएगा और इंग्लिश को यूज किया जाएगा एज ऑफिशियल लैंग्वेज, किसके साथ, हिंदी के साथ, ठीक है। नाउ एकोमोडेटिव प्रमोशन ऑफ हिंदी। अब हिंदी को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी का प्रमोशन अभी भी हमारा ऑफिशियल पॉलिसी है, किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है किसको, हिंदी लैंग्वेज को। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है बच्चों कि सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती हिंदी को
इम्पोज कर दे उस स्टेट के अंदर जहां के लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट? द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प आवर कंट्री टू अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। नाउ हमारी जो गवर्नमेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाती है। हमारी गवर्नमेंट रिजिड नहीं है कि नहीं सिन्हाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा तो सिन्हाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। जैसे श्रीलंका के अंदर हम लोग देखें तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया गया, राइट। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो टॉलरेंस को दिखाती है कि हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, डाइवर्सिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, अलग अलग व्यूज़ को टॉलरेट कर सकते हैं, अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग जो भी डाइवर्सिटी, इमेंस डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, हम उसको क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं और हम लोग फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है इंडियन पॉलिटिकल लीडर का, वो हेल्प किया हमारे कंट्री को। किस चीज़ में हेल्प किया है? कि हमारे कंट्री में भी श्रीलंका जैसा सिचुएशन ना आ जाए। उसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? फ्लेक्सिबल बन के, ताकि जो डाइवर्सिटी है उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग एकोमोडेट कर पाए। हमको रिजिड नहीं होना है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ इतना दूर तक समझ गए बच्चों? तो सेंटर स्टेट पॉलिसी को देखते हैं। सेंटर स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन द कंट्री। जो पॉलिसी होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन बोले या सेंटर स्टेट पॉलिसी जो है, वो फेडरलिज्म के प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करता है हमारे कंट्री के अंदर। कैसे, इस बात को देखेंगे। Constitutional arrangement for sharing power work in reality depend upon the large extent on how the ruling party and the leader follow this arrangement. Now, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविज़न है जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारा कंट्री एक फेडरल सेटअप होगा। हालांकि हमारा कंट्री पूरी तरह से फेडरल सेटअप नहीं है। हमारा जो कंट्री है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को ध्यान से पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं हमारा कंट्री फेडरल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, कहीं कहीं हमारा कंट्री यूनिटरी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है। यानी फेडरलिज्म का और यूनिटरी सिस्टम का, फेडरल सिस्टम का और यूनिटरी सिस्टम का एक ब्लेंड देखने को मिलेगा आपको इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। इसलिए इंडिया के फेडरल को हम लोग क्वासी फेडरल बोलते हैं या फेडरेशन सू जेनरिस बोलते हैं, राइट। फेडरेशन सू जेनरिस का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ इट्स ओन टाइप, अपने अलग तरह का फेडरेशन है। लेकिन बहरहाल जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है वो इस बात को इंश्योर करता है कि हमारे कंट्री के अंदर फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी रूल को सिर्फ किताब में लिख देना और ग्राउंड लेवल पे फॉलो ना करना, राइट, क्या ये रूल जो लिखा हुआ है वो सक्सेसफुल होगा? आंसर है नहीं। अगर हम क्लास के अंदर बहुत सारे रूल्स बना दे, रेगुलेशन बना दे, लेकिन कोई बच्चा उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो मेरे बनाए गए रूल्स का, रेगुलेशन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है फिर, राइट। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में एक अरेंजमेंट दे देना कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे प्रोविजन है जो इस बात को इंश्योर करेगा कि हमारे कंट्री के अंदर फेडरल प्रैक्टिस है ना, फेडरल प्रैक्टिस प्रमोट होगी, तो सिर्फ प्रोविजन बनाने से नहीं होगा। एक्चुअली में जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, जो अलग अलग रूलिंग पार्टी के लीडर हैं, चाहे जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, उनको इस अरेंजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके जो फेडरल अरेंजमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से हम अपने कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं या चला सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो अरेंजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड फेडरलिज्म 1990 से पहले क्या था और 1990s के बाद क्या सिचुएशन हमको देखने को मिली, इसके बारे में देखते हैं। नाउ सेंटर स्टेट रिलेशन बिफोर 1990s। देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक बिल्ली दूसरे बिल्ली से लड़ाई कर रही है। तो भैया एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, और एक इधर स्टेट गवर्नमेंट है। जो कमज़ोर बिल्ली है वो स्टेट है, जो मजबूत बिल्ली है वो सेंटर है। देखो हमारा कंट्री जब आज़ाद हुआ 1947 में, और हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ 1951 में, तब हमारे पॉलिटिकल लीडर को ये लग रहा था कि हमारा कंट्री के अंदर बहुत ही जल्दी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन चूंकि बहुत सारे हर्डल्स से फर्स्ट जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में, तो थोड़ा टाइम लग गया। और जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ वो 1951-52 में हुआ, ठीक है ना। इसके बाद 1951-52 से लेके 1967 तक कांग्रेस का डोमिनेंस बहुत तेज रहा है।
पूरे कंट्री के अंदर और सारे स्टेट्स के अंदर जो रूल कर रही थी वो कांग्रेस कर रही थी। यानी सेंट्रल लेवल पे भी कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था और रिस्पेक्टिव स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस रहा है। गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे में क्या होता था, जो स्टेट है और जो सेंटर है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। जब सेंटर पे भी वही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है और किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी वही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है कि सेंटर जो बोलेगा स्टेट वो करेगा, क्योंकि दोनों जगह सेम पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, राइट। लेकिन सिचुएशन गड़बड़ कहाँ होता है बच्चों, जब सेंटर में एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट के अंदर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप झारखंड का बात कर लो तो स्टेट के अंदर जेएमएम पार्टी रूल कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और सेंटर पे बीजेपी रूल कर रहा है। तो ये दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जेएमएम की आइडियोलॉजी अलग है, बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है। तो जेएमएम अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से उस स्टेट को रूल करेगा और बीजेपी चाहेगा कि झारखंड में उनकी आइडियोलॉजी किसी भी तरह से लागू हो जाए, किसी भी तरह से चले, और जेएमएम ये नहीं चाहेगा कि वो बीजेपी के आइडियोलॉजी को कैरी आउट करे, राइट। तो ऐसे में जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट का वो खराब होगा, राइट। अब सेंटर कोशिश करेगी कि कैसे भी करके जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट है उसको हटाओ और फिर अपना रूल वहां पे लेके आओ। ये कैसे पॉसिबल था पहले? ये पहले बहुत आसानी से पॉसिबल हो जाया करता था। जब आप आर्टिकल 356 को देखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन है ये क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, राइट। तो जब आप आर्टिकल 356 को देखिएगा तो आर्टिकल 356 का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है हमारे कंट्री के अंदर शुरुआत में, राइट। शुरुआत में जब स्टेट के अंदर अलग पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही होती थी और सेंटर के अंदर अलग पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही होती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करता था, स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व करके उसको हटा के वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देता था, है ना। कोई भी बहाना लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया स्टेट के अंदर, जो सेंटर है उसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है पर्टिकुलर जगह पे स्टेट, तो कोई भी बहाना लेके जो सेंटर है वो स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देता था। और जैसे ही स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ, ठीक है, डायरेक्ट सेंटर का जो पावर है वो इस स्टेट पे अब लागू हो गया। अब सेंटर इस स्टेट को कंट्रोल करेगी। दैट मीन्स स्टेट लिस्ट पे अब लॉ बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास आ गई? स्टेट के पास, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। जैसे झारखंड में अगर प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया तो झारखंड अब स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ नहीं बनाएगी, झारखंड के बदले सेंटर के पास पावर आ जाएगा कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाए। तो इस तरह से सेंटर उस स्टेट को पूरी तरह से कंट्रोल करेगी, राइट। तो ये सिचुएशन हमको देखने को मिल रहा था 1990s के पहले। लेकिन 1989 में क्या हुआ बच्चों? 1989 में कोलिजन सिस्टम आ गया, कोलिजन का एरा आ गया हमारे सेंट्रल लेवल पे। यानी सेंट्रल लेवल पे भी अब जो गवर्नमेंट बन रही है वो कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है, राइट। देखो, सबसे पहले जो कोलिजन गवर्नमेंट का एरा आया था, जो सबसे पहला कोलिजन गवर्नमेंट बना था, तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी 1971 का इलेक्शन बहुत धूमधाम से जीतती है ना, और बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ इंदिरा गांधी 1971 का इलेक्शन जीतती है। नेक्स्ट इलेक्शन जो होने वाला था बच्चा वो 1976 में होने वाला था, 1976 में होने वाला था। लेकिन देश के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट इतना ज़्यादा आ गया था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिया, और ये इमरजेंसी 2 सालों तक चला बच्चों। 1977 तक ये इमरजेंसी कंटिन्यू रहा। इमरजेंसी के बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जनता पार्टी। कौन सा पार्टी? जनता पार्टी। मोरारजी देसाई जो है वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एक कोलिजन गवर्नमेंट बनती है क्योंकि जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती है, मेजोरिटी के साथ ये सीट, मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट ये नहीं लेके आ पाती है, तो कोलिजन गवर्नमेंट बनता है 1977 में। और यहाँ पे हमको पहला कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिलता है हमारे कंट्री के अंदर, राइट। लेकिन ये जो कोलिजन एरा है वो 1989 से लेके 2014 तक चला है।
जहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आया कि वो सरकार बना पाए अकेले दम पे, राइट। 2014 में बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलता है और बीजेपी अपने दम पे सरकार को बना पाती है, लेकिन उससे पहले 1989 से 2014 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी एग्जिस्ट नहीं की देश के अंदर जिनको पूर्ण बहुमत मिला हो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला हो, जो सरकार को रन कर पा रही है अपने दम पे, राइट। तो क्योंकि बिफोर 1990 क्या सिचुएशन थे और 1990 के बाद क्या सिचुएशन है देश के अंदर। द सेम पार्टी रूल्ड बोथ द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट, क्योंकि शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी डोमिनेंस थी, तो वो कांग्रेस पार्टी सेंटर को भी रूल कर रही थी बच्चों, और हर स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। दिस meant दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है वो पूरी तरह से ऑटोनोमस है ना, ऑटोनोमस नहीं है, यानी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होके वो सारा डिसीजन स्टेट्स के लिए नहीं ले पा रही है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे भी वही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है और रेस्पेक्टिव स्टेट्स में भी वही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है। दैट मीन्स जो आइडियोलॉजी है वो सेम है, तो सेंटर जैसा बोलेगा स्टेट को वो करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह पॉलिटिकल पार्टी वही है। गेटिंग द पॉइंट? तो जो स्टेट है वो एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रही थी अपने राइट्स को ऑटोनोमस तरीके से। गेटिंग द पॉइंट? वो पूरी तरह से फ्री नहीं थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वेयर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टी। जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, यानी आर्टिकल 356, हाँ आर्टिकल 356 का मिसयूज कर रही थी और स्टेट गवर्नमेंट को वो परेशान कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे रही थी ताकि वो डायरेक्टली उनका कंट्रोल स्टेट के ऊपर आ जाए, है ना। जैसे हम लोग ने बात किया ना कि बीजेपी अगर सेंटर में है और स्टेट में जेएमएम है तो दोनों तो राइवल पार्टी है ना, दोनों पार्टी क्या है? राइवल पार्टी। तो राइवल पार्टी को हटाना है और अपने पार्टी का पॉलिटिक्स वहां पे चमकाना है, राइट। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन ये जो चीजें हैं वो क्या कर रही थी? अंडरमाइन कर रही थी जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, यानी जो फेडरलिज्म जिस बात को कहता है कि डिवीजन ऑफ पावर होगा बच्चों, डिवीजन ऑफ पावर होगा, यानी पावर का बंटवारा होगा, ठीक है। स्टेट के पास अपने पावर होंगे, सेंटर के पास अपने पावर होंगे, लेकिन जब सेंटर डायरेक्टली स्टेट को कंट्रोल करने लगे तो स्टेट का पावर तो डाइल्यूट हो गया ना, स्टेट का पावर खत्म हो गया फिर, राइट। तो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म बचा नहीं बचा। तो ये सारी जो पॉइंट्स है वो इसी चीज को दिखा रहा है कि अगर हमको फेडरलिज्म के स्पिरिट को बचा के रखना है तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। गेटिंग द पॉइंट? नाउ इधर देखो आफ्टर 1990, और अगर हम सही बात करें तो आफ्टर 1989, राइट, ठीक है, 1990 दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट एंड कंट्री। ये जो पीरियड है बच्चों, इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ? बहुत सारे रीजनल पार्टी उभर के सामने आने लगे, स्टेट के अंदर भी और कंट्री के अंदर भी। जैसे अगर बिहार में देखो तो जदयू, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। उसके बाद अगर बिहार में और दूसरा पार्टी देखो तो आरजेडी, ठीक है। तो ये सब क्या है? रीजनल पार्टी। ये क्या है? किसी पर्टिकुलर रीजन में ये पार्टी इवॉल्व कर रहा है। सो दीज आर द रीजनल पार्टी जो स्टेट के अंदर भी उभर रहे थे और कंट्री लेवल पे भी उभर रहे थे। दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। और ये बिगनिंग था किस एरा का? कि सेंटर पे भी अब कोलिजन गवर्नमेंट बनेगा। नाउ देखो, सेंटर पे जब गवर्नमेंट बनती है तो वो कैसे बनती है, इसको थोड़ा समझ जाए तब हमको समझ में आ गया कि कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअली। देखो, मान लेते हैं कि देर आर 543 सीट्स इन द लोकसभा करेंटली। पहले 545 हुआ करता था, अब एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट चला गया है तो 543 सीट्स है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनाना है तो इससे आधा से एक ज़्यादा सीट्स लेके आना पड़ता है उसको। तो 543 का आधा करेंगे बच्चों तो 2 2 4, 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10, यानी लगभग 273 सीट्स अगर किसी पार्टी के पास है तो वो मेजोरिटी को फॉर्म करेगा कहाँ? सेंट्रल लेवल पे, और वो अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन अगर 273 सीट्स कोई भी पार्टी सिक्योर नहीं कर पाया है, अगर किसी पार्टी के पास 273 है ना मेंबर ऑफ लोकसभा का सपोर्ट नहीं है, तब ये पॉलिटिकल पार्टी भी सरकार नहीं बना सकती। मान लो कि सिचुएशन ऐसा है कि बीजेपी के पास 240 सीट्स आई हैं, कांग्रेस के पास है ना 200 सीट्स आई हैं, है ना, और अदर पार्टी के पास सीट्स आई हैं। तो नहीं तो यहाँ पे बीजेपी
सरकार बना सकती है, ना तो कांग्रेस सरकार बना सकती है, क्योंकि बीजेपी को अगर सरकार बनाना है तो उसको 273 मिनिमम एमपीज का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन इनके पास कितना 240, कितने से पीछे हैं ये लोग, 40, 50, 60, 70, यानी 33 सीट्स और इनके पास होने चाहिए। तो ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से के पास जाएंगे सपोर्ट मांगने के लिए, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर इनको सपोर्ट एक्सटेंड कर देती है तब जो गवर्नमेंट बनेगा बच्चों, वो गवर्नमेंट कहलाएगा कोलिजन गवर्नमेंट। तो इसी कोलिजन एरा का स्टार्ट हो गया था, बिगिनिंग हो गया था इस टाइम पीरियड पे। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टी हैज टू enter into alliance with many party including several regional party and to form the government at the center। अब देखो, चूंकि कोई भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पा रहा था लोकसभा में, तो जो मेजर नेशनल पार्टी है उनको अलायंस में आना पड़ रहा था। किसके अलायंस में आना पड़ रहा था? उन पार्टी के अलायंस में आना पड़ रहा था जो रीजनल पार्टी है, जैसे एग्जाम्पल जदयू हो गया, आरजेडी हो गया। तो अलायंस में आके चुनाव लड़ना पड़ रहा था, ठीक है। तो अलायंस किसको बोलते हैं? चुनाव से पहले जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ जुड़ जाती है उसको अलायंस बोला जाता है। कोलिजन किसको बोला जाता है? चुनाव के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट लेके गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है, उसको कोलिजन बोला जाता है। तो बहुत सारे पार्टी आपस में मिलके चुनाव लड़ रही थी, तो अलायंस बन रहा था। और अलायंस सिर्फ मेजर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बन रहा था, अलायंस मेजर पॉलिटिकल पार्टी का किस पार्टी के साथ बन रहा था? रीजनल पार्टी के साथ बन रहा था, ठीक है। टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो जब ऐसा होने लगा, जब कोलिजन का दौर स्टार्ट हो गया, तो फेडरलिज्म को और ताकत मिला। फेडरलिज्म को क्या मिला? और ताकत मिला, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का भी बात सुनेगी, स्टेट के ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ नहीं है। अगर वो स्टेट का बात नहीं सुनेगी तो ये रीजनल पार्टी के सपोर्ट से जो वो सरकार चला रही है, रीजनल पार्टी जब अपना सपोर्ट खींच लेगी तो सरकार गिर जाएगी। तो ये डर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो इससे फेडरलिज्म और ज्यादा प्रमोट होगा बच्चों, राइट। दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इससे क्या हुआ? एक नया कल्चर एराइज होने लगा पावर शेयरिंग का, और स्टेट्स के ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट किया जाने लगा। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से हुआ, क्या स्टेप लिए गए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए ताकि इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर तरीके से आ सके, राइट। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो स्कोप क्लासेस के चैनल को जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर जाएं, राइट। और हमारी टीम का सपोर्ट करें, कमेंट करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकें, राइट। सो थैंक यू, धन्यवाद।